बीजेपी को लेकर बहुत एग्रेसिव नहीं है। मैं एग्रेसिव नहीं हूँ तो फिर हरियाणा में कोई एग्रेसिव नहीं। चलिए, दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ बहुत फ्रेंडली मैच खेलना चाह रहे हैं। बीजेपी जो करे वो वॉशिंग मशीन के अंदर सफाई होती होती है। पॉलिटिकल पार्टी जो करे वो बेचारे हाथ से कपड़ा धोते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चुनाव में उठाएंगे। बिल्कुल। किसान आंदोलन हुआ, पहलवान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज आप सीट शेयरिंग के लिए बीजेपी से अलग हो रहे हैं। सवाल ये होगा कि आप अपने लिए अलग हो रहे हैं। आप ये नहीं कि जनता के लिए सोच के आप अलग हो। कभी दुष्यंत चौटाला को परिवारवाद पर प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है उसमें तकलीफ होती है? उस राजनाथ सिंह जी उनके बेटे हैं, वसुंधरा राजे उनके बेटे हैं, अब तो अमरिंदर सिंह और उनकी वाइफ भी है। आप लाओ बीजेपी को क्रिटिसाइज करना, मैं करता हूँ ना। आपने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया, अनुराग ठाकुर। अरे अनुराग ठाकुर, श्रीकांत शिंदे, आप किसी का नाम दोस्ती है आपकी बड़ी अच्छी, सुना अनुराग ठाकुर से। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक नहीं है क्योंकि दुष्यंत चौटाला के ऊपर खुद बहुत सारे आरोप हैं। आपको मेरे साथ बैठे 15-20 मिनट तो हो गए। आपने एक सवाल भी मेरे के जवाब में ये सुना मैं कांग्रेस पे आक्रामक हूँ? कांग्रेस सरकार में नहीं है ना, तो आक्रामक कैसे होइएगा? अरे हमने तो भुगता है। तो उसी से आप सीख कर शायद अब बीजेपी पे आक्रामक नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप कि कहीं आप पे बीजेपी ईडी सीबीआई ना लगा दे। ना मैं डरता इन चीजों से और ना मैं डरूंगा। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। और ये जो मैंने शायरी कह लीजिए या जो भी जिससे शुरुआत किया है उसका मतलब आप भी समझ रहे होंगे कि आपने बीजेपी का साथ दिया सरकार बनाने में 2019 में, और बीजेपी ने आपको बीच मंझधार तो नहीं कहेंगे लेकिन आखिरी में नैया जो पार होने से पहले आपको छोड़ दिया। क्या कहेंगे इस पर? सिद्धार्थी, जहाँ हमारा अलायंस हुआ था स्टेट को एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए था। भारतीय जनता पार्टी तो आज भी सरकार में है इंडिपेंडेंस के सहयोग के साथ, मगर क्या इंडिपेंडेंस के साथ से ये स्टेबिलिटी 4.5 साल की मिलती? और प्रदेश के अंदर दोनों पार्टियों ने मिलकर, मैं ये नहीं कहता उनने काम किया हमने किया, अपने एजेंडाज जो पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स थी बिफोर इलेक्शन वो भी फुलफिल करी, और उसके साथ साथ प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आई वॉज रीडिंग इन अ न्यूज़पेपर टुडे कि हमारे प्रदेश का इस क्वार्टर का भी और इस साल का भी जीएसटी ग्रोथ रेट 23% आया है, विच इज़ द 5th हाईएस्ट इन द कंट्री एंड हाईएस्ट अमंग लार्जर स्टेट्स। ये सारा मुमकिन इसलिए हो पाया कि डेडिकेटेडली हमारा एक विजन था कि प्रदेश को आगे बढ़ाना, और वो हम अचीव कर पाए। बट इसका क्रेडिट आपको तो नहीं जाएगा। क्रेडिट इसका क्रेडिट किसको देगी आपको? जाएगा? किसने? बीजेपी आपको इसका क्रेडिट देगी? मैं ये बोलता हूँ कि क्रेडिट किसको जाएगा, किसने लेना है और कैसे लेना है तो जनता तय करती है। आज ये कहना दुष्यंत ने ये कर दिया तो ये हो गया। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन हमने दी पंचायती राज में, उसका क्रेडिट किसको जाएगा? हमारी घोषणा पत्र का हिस्सा था। आज हम बात करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर रविदास जी का मंदिर बनाना था। दिल्ली के मंदिर टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी ने घोषणा करी थी। जिस दिन अलायंस टूटा है उससे पहले बजट के अंदर घोषणा हुई और अलायंस टूटने के 2 दिन के बाद नींव रखेगी। अगर क्रेडिट से प्रदेश चलते तो बहुत सी ऐसी परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स आउट ऑफ गवर्नमेंट क्यों गए, और नॉन परफॉर्मिंग आज भी कंटिन्यू करती है। बिहार में नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के साथ अलग हुए थे तो तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कम से कम बता तो देते। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ क्या कि आपको कम से कम बता तो देते बीजेपी वाले? सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा हुई, 4 दौर की बैठकें हुई, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नेतृत्व से हुई, और बड़े अच्छे तरीके से हमने एक एक बिंदु पे चर्चा करी, और उसके बाद जब सहमति नहीं बनी तो फिर अलग चलने का रास्ता भी है। और पॉलिटिक्स के अंदर फॉर अ रीजनल पार्टी मैं मानता हूँ हमारे लिए क्राइसिस नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रातों रात तो ये हुआ नहीं होगा। आपको अंदाज़ा हो गया था कि गठबंधन टूटने वाला है? देखिए, जब पहले दौर की चर्चा थी, दूसरे दौर की चर्चा थी, सीट शेयरिंग पे चर्चा हुई, उसके बाद जब बात आगे बढ़ी और मैं नड्डा जी से मिला, एचएम से और नड्डा जी से दोबारा मिला, आई मेड इट वेरी क्लियर दे वांटेड टू चेंज द चीफ मिनिस्टर। आई सेड आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट। और जहाँ सीट शेयरिंग की बात थी, हमारा लास्ट तक एक ही एजेंडा था कि आप 5100 रुपये ओल्ड एज पेंशन कर दिए, जो हमारा प्रमुख वादा था, जिसके ऊपर बीजेपी सहमति नहीं दे रही थी।
और दूसरी चीज़ है, विधानसभा की सीट शेयरिंग तय कर दी थी जिस पे सहमति नहीं थी, व्हेन वी डिसाइडेड। सीधा एक सवाल पर आते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, आपके अपोज भी करते हैं, और लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या दुष्यंत चौटाला 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं लड़ूंगा, पार्टी का कोई और कार्यकर्ता लड़ेगा, ये पीएसी ने डिसाइड करना है। मेरे को 4 बार जिम्मेवारी दी गई। सबसे पहली जिम्मेवारी जब मैं 25 साल का था, लोकसभा का चुनाव लड़ने की दी गई, मैं जीता। जीतने के तुरंत बाद उचाना विधानसभा का चुनाव की चर्चा आई, चौटाला साहब ने मेरे से पूछा, मैंने उनको उस दिन भी कहा था, आप कहेंगे, आप आदेश देंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़े। 2019 के अंदर 18 में पार्टी से अलग हुए, नई पार्टी बनाई, लोकसभा चुनाव आया। बहुत से लोग कहते थे लोकसभा मत लड़ो। आम आदमी पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया था। उस समय 7-3 का हमारा अलायंस था, मैं भी लड़ा, दिग्विजय सिंह भी लड़े। हमने 7 लाख वोट दोनों ने मिलकर अलायंस में लिए, फिर हारे। मेरे 2,86,000 3 लाख के आसपास वोट आए, 3,10,000 के मार्जिन से मैं हारा। लोग कहते थे पॉलिटिकल भविष्य खत्म। हम घर नहीं बैठे, काम किया, काम किया, काम किया, विधानसभा में आए, 10 जीत के आ गए। और आज के दिन मेरे मन में तो यह है, जो जिम्मेवारी मिलेगी, पार्टी कहे लोकसभा लड़ना जरूरी है, बिल्कुल लड़ूंगा। पार्टी कहेगी, लेकिन आपका भी तो कुछ मन होगा। 2014 का आपने चुनाव लड़ा, 25 साल की उम्र में आप संसद पहुंच गए, तो क्या जनता दोबारा दुष्यंत चौटाला को संसद में देखेगी? मैं 35 का हूं और 80 तक तो आज तक रिटायर नहीं हुए लोग। 10 सीट पे आप लोग उम्मीदवार उतारेंगे। चलिए ठीक है, बीजेपी से अलग हो गए, गठबंधन टूट गया आपका, लेकिन आप बीजेपी को लेकर बहुत एग्रेसिव नहीं है। अगर पिछले 11 दिन में मैं एग्रेसिव नहीं हूं तो फिर हरियाणा में कोई एग्रेसिव नहीं है। यहाँ पे तो ये आरोप है कि आप बहुत फ्रेंडली मैच खेले, दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ बहुत फ्रेंडली मैच खेलना चाह रहे हैं, या बीजेपी ने सेट कर रखा है इस तरह से? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मेरे पिछले 11-12 दिन का कोई बयान तो ऐसा दिखाएं कि मैंने सेटिंग कर रखी है या फ्रेंडली मैच खेल रहा हूं। सॉफ्ट किस चीज़ पे हार्ड बनूं? सरकार से जुम्मा 15 दिन हुए, अलग हुए, और आज उसी 15 दिन की कमियां ही गिनवा सकता हूं ना मैं। आपको काम करने में 4.5 साल कोई दिक्कत आई? मेरे को नहीं आई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई? बिल्कुल नहीं। कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने कहा हो या मैंने कोई पॉलिसी बनाई हो जिसको डाउन टर्न करी हो, कैबिनेट से बाहर किया हो, या इस तरीके से उस पर विवाद बताया वो 5100 रुपया पेंशन वाला, उस पर बात नहीं बनी? देखिए, पहले दिन से चर्चा हो रही थी, हमने ग्रेजुअली 2000 से 3000 रुपया पहुँचाया। हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडा था, हमारा एक पॉलिटिकल घोषणा थी जिसके ऊपर हम चुनाव में आए थे, और उसके अंदर 1000 रुपये बढ़े, 2100 रुपये नहीं बढ़ पाए। और आप ये कह दो कि नहीं, ये एक विषय था। हाँ, एक विषय अनटच्ड नहीं है, मगर पूरा फुलफिल्ड नहीं है, जो हमारे मन में जरूर एक टीस है उस चीज़ की। कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे मैंने आपसे पूछा आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो कुछ लोगों ने कहा कि जब मैं यहाँ से ऑब्वियसली रिसर्च करते हैं हम तो बात करते हैं लोगों से, उन्होंने कहा शायद आप चुनाव न लड़ना चाहें क्योंकि लिए पिछले चुनाव में आपको बड़ी हार का सामना करना पड़ा था 2019 में, तो आप शायद फिर आपको लगता है कि कहीं फिर, अभी तो कम से कम आप विधायक हैं। अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ, हार जाता हूँ तो भी मैं विधायक रहूँगा, और जीत जाता हूँ तो सांसद बट एक सेटबैक है ना कि हार गए। अरे चौधरी देवीलाल जी पूरी जिंदगी में 7 साल राज में रहे, 70 साल विपक्ष में रहे, और एक चीज मैं जीवन में सीखा हूँ, संघर्ष बिना कुछ नहीं है। देखिए, सब कुछ इतना मखमली नहीं होता है। आपका जो पूरा 4.5 साल का टाइम पीरियड रहा जब आप डिप्टी सीएम रहे, उसमें एक चीज़ है, आपके ऊपर कई सारे आरोप भी लगे हैं, वो आपके चाचा ने भी लगाए हैं, विपक्ष ने भी, कांग्रेस ने भी लगाए हैं। पैडी स्कैम एलिजिड, ठीक है, उसके बाद लिकर वाला स्कैम, ये सारे जो हैं, हाँ, रजिस्ट्री स्कैम, ये सारे लगते रहे। मैं आपको गिनवा देता हूं, मैं आपको, आप देखो, मैं उदाहरणों के साथ जवाब देता हूं। सबसे पहले बात करी रजिस्ट्री स्कैम की, कि कोविड के अंदर रजिस्ट्रेशन हुई। एक अमेंडमेंट 2017 में होती है कि 1 हेक्टेयर से 1000 स्क्वायर फुट पे प्लॉट्स की रजिस्ट्रियाँ हो जाएगी एग्रीकल्चर के। गवर्नमेंट में आते ही हर चीज़ आपकी पकड़ में नहीं आती। कोविड में पता चला कि 1000 करके प्लॉट रजिस्टर हो रहे हैं। हमने 8 तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को सस्पेंड किया। दे हैव बीन फाइनलाइज्ड अंडर रूल 7 की इंक्वायरी में कि उनके खिलाफ FIR हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है। मगर 6400 करोड़ रुपया हमारा रजिस्ट्रेशन का रेवेन्यू था 2019-20 का, और 2020 से 2024-23-24 का अब ख़त्म हुआ है आज
हम 12,000 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। आई हैव डबल्ड द रेवेन्यू। मेरा सवाल थोड़ा अलग था। नहीं, मैं हम हाँ ठीक मैं है, आपको एक स्कैम के नहीं मैं स्कैम पे नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कैम पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उस पर सिर्फ ये आरोप है। ठीक है, तो आरोप से बेहतर एक सवाल ये है कि आपके ऊपर स्कैम का आरोप लगता है, लेकिन जो आप 10 सीटों पे थे, बीजेपी 40 सीटों पे थी, लेकिन बीजेपी के लोगों पे वो स्कैम का आरोप नहीं लगता है, तो क्या दुष्यंत चौटाला के इमेज को डेंट पहुंचाने के लिए ये तरीका था? भारतीय जनता पार्टी के पास कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था बनवारी लाल जी के पास। आज उसमें आपकी खबरें ज्यादा हैं कि दुष्यंत चौटाला पे आरोप लगा, मैं आपको उसका भी रीजन, शराब घोटाला। क्या आपके साथ में रहते हुए बीजेपी ने भी आपको कहा कि चलो ठीक है दुष्यंत पे डेंट लगता है, लगने दो? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, कोई दूसरे को बढ़ता नहीं देख सकता। मैं आज भी कहता हूं बीजेपी के भी कोऑपरेटिव के अंदर कोई नंबर्स के मिसमैच आए, आज उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एफपीओ की एक इंक्वायरी आई, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की थी। हमने कैबिनेट में डिसीजन लिया ना कि सेंट्रल फंड यूटिलाइज हुए, सीबीआई इंक्वायरी हो। आज के दिन किसी ने भी 4.5 साल में किसी इंक्वायरी से मना नहीं किया। लेकिन कहा जाता ये भी है कि दुष्यंत चौटाला ने कई अहम मौके गवा दिए जब उनको अपने आप को एक बड़ा लीडर साबित करना था। जैसे किसान आंदोलन हुआ, कृषि कानून का मसला था, रेसलर्स हमारे पहलवान जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पे। ऐसे मौके आए जिसमें आज आप सीट शेयरिंग के लिए बीजेपी से अलग हो रहे हैं। सवाल ये होगा कि आप अपने लिए अलग हो रहे हैं, आप ये नहीं कि जनता के लिए सोच के आप अलग हो या जनता के लिए आपने एक प्रेशर बनाया। आपको तो ये तो आपको रोकना चाहूंगा इस बात पे। आपने कहा कि मौके आए, मैं 35 साल का हूं, हजारों मौके और आएंगे, मगर कई बार आप अपने विजन से डिविएट नहीं हो सकते। आपने कहा कृषि कानून पे आए, कानून जो 3 पार्लियामेंट द्वारा आए, इट वाज अ सेंट्रल सब्जेक्ट नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट। उसको आप गलत मानते थे? आप सुनिए मेरी बात। मैंने प्रदेश के अंदर, क्योंकि प्रोक्योरमेंट का काम मेरा था, फूड सिविल सप्लाईज मेरे पास था, हमने एक मोटिवेशन फार्मर को दी 3 अलग अलग ट्रैक्स पे। पहली चीज, 5 फसलें एमएसपी पर हरियाणा खरीदता था, उसको 14 बढ़ा दिया। 14 करके फार्मर को क्रॉप वेरिएशन के ऊपर मोटिवेट किया। दूसरा, उसके जो और प्रोड्यूस थी जिसके लिए एमएसपी वो मांग रहा था, टमाटर है, प्याज है, आलू है, कीनू है, उसको भावांतर भरपाई में हम 8 फसलों से 19 फसलों पे ले गए। तीसरा कदम जो हमने उठाया, जो इंडिया अब फॉलो कर रहा है, दैट इज कि हमारे यहाँ पर क्रॉप खरीदी जाती थी, पैसा जो था वो किसान को वाया चेक दिया जाता था थ्रू आड़तीस। तो उसका 5 लेयर प्रोसेस था जिसमें 2 महीने से पहले किसी क्रॉप का पैसा आपको नहीं मिलता था। वी चेंज दैट मैकेनिज्म एंड 48 आवर्स का रूल बना दिया कि जैसे हमारे गोदाउन में अनाज लगेगा 2 मिनट बाद यहां से एंटर दबेगा, और बैंक प्रोसेसिंग टाइम को 48 आवर्स माना और डीबीटी के माध्यम से पैसा 1 लाख करोड़ रुपया हमने ट्रांसफर किया। मैं कह रहा हूं आप इतना सब कुछ कर रहे थे, आपने इतनी सारी चीजें गिना दी, फिर आप जब किसान एमएसपी की गारंटी की मांग करता है या किसान 3 कृषि कानून के खिलाफ था, तब आप किसानों के समर्थन में क्यों नहीं दिख रहे थे? मैं आपसे एक और चीज पूछ लेता हूं, यू बीन रिपोर्टिंग ऑन दिस इशू। क्या एमएसपी या प्राइसिंग ऑफ क्रॉप स्टेट सब्जेक्ट है? नहीं, लेकिन हमारा आप गठबंधन में थे, मेरी बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक समर्थन वाली बात कर रहा हूं। आपकी बात मान गया। क्या मैं सरकार छोड़ता और सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी सरकार नहीं चला पाती? आज भी चला रही है ना। मैसेजिंग पूरा एक मैसेजिंग, पॉलिटिकल अपने लालच के चक्कर में जो आप फायदा लोगों का कर गए 4.5 साल में, उसको भूल सकते हो क्या? ठीक है, ये आपका तर्क है कि आप फायदा नहीं, सरकार में मैं तो हमेशा कहता आया हूं कि किसानों की आवाज सरकार में बैठी थी। आज भी सरसों आई हुई है मंडी में, 4 दिन हो गए, एक दाना नहीं प्रोक्योर हो रहा। वीट की प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी, 93 टन वीट आया, 3 टन खरीदा गया। ये तो 2 दिन की बात है, मैं लंबा दौर भी नहीं। किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, आपके हिसाब से सरकार मतलब होना चाहिए ना या नहीं होना? देखिए, जहां एमएसपी की बात है, डेट इज ए कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट। स्टेट्स प्रोक्योरमेंट करती है, रेट सेंटर तय करती है। जब तक मॉडल कानून नहीं आएगा एंड वी डोंट फोर्स ऑल द स्टेट्स टू डू द सेम,
उसको कभी हम सक्सेस कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार केंद्र की ही बात कर ले, केंद्र अगर एमएसपी की गारंटी केंद्र सरकार को देनी चाहिए या नहीं चाहिए? देनी चाहिए, वो एमएसपी आज भी नोटिफाई करती है, मगर समझने कानून की बात हो रही है, कानूनी गारंटी। कानूनी गारंटी आप दे दीजिए, स्टेट्स जब तक अपनाएंगी नहीं तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? इट इज़ अ कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट। एक और सवाल है ये कि क्योंकि आपकी परिवार वाली पार्टी है, ये आप भले एक्सेप्ट करें या ना करें कि सारी कमिटी है, लोग हैं, लोग जुड़े हुए हैं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से निकलकर एक पार्टी बढ़ती है और पारिवारिक आप लोगों का दखल है पूरा पार्टी में। प्रधानमंत्री अक्सर परिवारवाद पे बड़ा कटाक्ष करते हैं। अलग बात है कि उनकी पार्टी में भी, उनके साथ में उनके जो गठबंधन है बाकी हैं, उनके यहाँ भी परिवार वाले लोग हैं, उनकी पार्टी में भी हैं। कभी दुष्यंत चौटाला को परिवारवाद पर प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है उसमें तकलीफ होती है उस भाषण से कि परिवारवाद पे अटैक कर रहे हैं? इस बात पे कभी तकलीफ नहीं हुई कि अगर पब्लिक एक्सेप्टेंस आपकी है तो आप कहीं से आते हो, जनता आपको चुनती है। आज इलेक्ट्रोल ने वोट दबा के अपना कैंडिडेट चुनना है। अगर दुष्यंत ने ये चुनना होता कि 10 एमपी बनाने हैं, एक आदमी ने चुनना होता तो जरूर चुन सकता, मगर जब जनता ने चुनना है तो जनता पर छोड़िए। सेकंड थिंग, लोग परिवारवाद कहते हैं। बेस्ट जजेस ऑफ इंडिया, देयर सन बिकेम आइदर लॉयर्स और जजेस, कभी किसी ने नहीं टोका। बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ आवर कंट्री, देयर किड्स बिकेम डॉक्टर्स, कभी किसी ने नहीं टोका। ऐसा कोई प्रोफेशन तो बताइए जब फैमिली कल्चर एक बन जाता है, उस कल्चर से बाहर आप कौन सी फील्ड चुन सकते हैं? पार्टी से बाहर निकाला, माय फादर वाज स्टिल बिहाइंड बार्स। पार्टी बनाई, पार्टी संगठन खड़ा किया, चुनाव लड़ा, 10 विधायक जीते, सरकार में आए, डिप्टी सीएम बना, विद नो एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सेम बात तो तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि मैं मेहनत करके आया, फिर भी प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात करते हैं। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि उसी के जवाब कर रहा हूं। आपने तेजस्वी की बात करी, मैं आता हूं। उसके बाद 4.5 साल मेरे साथ तो कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स मेरे किचन कैबिनेट में नहीं थे जिन्हें सिखाया हो ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना। चलाई ना हरियाणा में, और अच्छी चलाई सरकार, दम के साथ चलाई, प्रोग्रेसिव सरकार चलाई। आप तेजस्वी की बात करते हैं, आई टेक हिम एज ए लीडर। ही इज माई एज, 1 year elder और यंगर टू मी। आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिम। उसने जो काम किया है, अगर और कोई आदमी होता जिसका फादर जेल में चला जाता है, परिवार पे इतनी आती, टूट जाता। दम है तो हम खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री के परिवारवाद के बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं किसी के बयान को क्रिटिसाइज क्यों करूं? वो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव कहते हैं। हमारे कैडर का पॉलिटिकल नैरेटिव हमारी सोच है। मतलब आप उसको सही गलत कुछ तो कह सकते हैं? क्यों बोलूं मैं? अगलों ने अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ। हाँ, आई डोंट टेक राहुल गांधी एज अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। चाहे वो सांसद 5 बार बन जाए, 6 बार बन जाए, वो नहीं लीड कर पाए एक पार्टी को। यू हैव टू बी अ लीडर हु हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन कहा तो यही जाएगा कि जैसे आप लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले आप अपने सारे कैडर को नॉर्थ ईस्ट ले गए और यात्रा शुरू कर दी, और उसके बाद जब चुनाव शुरू हो गए आके अपनी कोर कमेटीज की मीटिंग करनी है। दिस इज नॉट पॉलिटिकल प्लानिंग। यहीं पे सवाल आता है कि आप राहुल गांधी के तौर तरीके पे सवाल उठाते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री से रिलेटेड परिवारवाद पे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी है। अरे आप प्रधानमंत्री की वर्किंग पे पूछ लीजिए ना। आपने मेरे वर्किंग पे पूछा, परिवारवाद पे पूछा। आई विल कंपेयर राहुल गांधी। मोदी जी के तो कोई फादर या चाचा कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, आगे भी बच्चे नहीं है। व्हाई वुड आई कंपेयर हिम टू मी? नहीं, मैं परिवारवाद वाले पे था, काम वाले पे तो था ही नहीं। तो वो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का। तो राहुल गांधी का वो नैरेटिव हो सकता है, वो स्टाइल ऑफ वर्किंग हो सकता है। आप मेरे को पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी के लोग बता देता हूँ। राजनाथ सिंह जी उनके बेटे हैं, वसुंधरा राजे उनके बेटे हैं, अब तो अमरिंदर सिंह और उनकी वाइफ भी हैं। बलराम जाखड़ के बेटे जाखड़ साहब उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप लाओ बीजेपी को क्रिटिसाइज करना, मैं करता हूं ना। आपने अपने और हैरानी की बात है, आप फिर बीजेपी वालों से पूछिए। आपने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया।
अनुराग ठाकुर अरे अनुराग ठाकुर, श्रीकांत शिंदे, आप किसी राम दोस्ती है आपकी बड़ी अच्छी, सुना अनुराग ठाकुर से। मैं आपको बीजेपी के ऊपर ही बोल देता नहीं, हूं। मैं पूछा दोस्ती आप है परिवारवाद की बात करते तो प्रधानमंत्री ने रंजीत चौटाला को हिसार से चौधरी देवीलाल जी के बेटे को टिकट क्यों दी? क्या परिवारवाद नहीं है? बीजेपी जो करे वो वॉशिंग मशीन के अंदर सफाई होके होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो करे वो बेचारे हाथ से कपड़ा धोते हैं, इतना ही अंतर है। वॉशिंग मशीन वाला सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है। मैं पूछने वाला था वॉशिंग मशीन पर कि विपक्ष तो बीजेपी के बाकी चीज़ों को, मतलब इन बातों को वॉशिंग मशीन से रिलेट करता है कि भाई अगर आपके ऊपर कोई केस है, बीजेपी में आ जाते हैं आप, फिर साफ़ हो जाते हैं। विपक्ष ये कह रहा है, बहुत सारे केसेस दिख रहे हैं ऐसे कि अभी प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भी एक केस था, उनको सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट आ गई। इस पर दुष्यंत चौटाला क्या सोचते हैं वॉशिंग मशीन वाले सवाल पर? मैं शुरू में भी बोलता आया हूँ, अब भी बोल देता हूँ, सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज विल वर्क फॉर द गवर्नमेंट। आप वो समय भूल गए, मायावती जी पे कितने केस थे, बीजेपी की सरकार थी। मुलायम सिंह जी पे केस बने, कांग्रेस की सरकार आई। झेलने वाले लोग तो बड़े लिमिटेड हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं आज भी। और मैंने सबके नाम बता दिया आपको, चाहे लालू जी की परिवार हो, वो डरे नहीं, रुके नहीं, लड़े और लड़ रहे हैं। हम नहीं रुके, आज भी लड़ रहे हैं। हिसार जो है वो आपका गढ़ है, कहा जाता यही है क्योंकि आप वहाँ से सांसद बने, आपकी पारिवारिक खानदानी सीट हो गई वो। लेकिन वहाँ एक बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है क्योंकि आपके परिवार में उसके बाद एक फूट हुआ। सही कह रहा हूँ मैं, फूट शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ ना? तो उसके बाद एक चीज़ देखी जाती है कि उस सीट पर इस बार जो है वो बीजेपी ने आपके ही ख़ानदान के, आपके दादा उनको उतार दिया, आपकी चाची जो हैं वो INLD से चुनाव मैदान में हैं। तो इस बार क्या आप भी, जेजेपी भी अपना कोई उम्मीदवार हिसार से, क्या अपनी माता जी को उतारने वाले हैं आप? देखिए, मैं लड़ूँ, माता जी लड़े, कोई और लड़े, हम तो चुनाव उस सीट को मजबूती से लड़कर जीतने का काम करेंगे। जहाँ बात आपने कही कि परिवार के मेंबर्स चुनाव लड़ रहे, पहली चीज़ है परिवार के मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग में है। मेरा ये मानना है कि हिसार के अंदर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल जो मैंने दिए, या उससे पहले चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने टाइम दिया, या उसके बाद का टाइम, हमारा कैडर मजबूत हुआ है और मजबूती के साथ सभी मैदान में उतरे हुए हैं क्योंकि हमने अपने संगठन को और बढ़ाना है। पिछली बार चुनाव हार के भी हम 4 विधायक उस लोकसभा में जिता के लाए थे, आज भी लड़ेंगे, मार्जिन बढ़ेगा, वोट बढ़ेंगे तो 4 का नंबर 6 हो जाएगा। कैडर मजबूत हुआ है आप कह रहे हैं, क्या बीजेपी ने आपको गठबंधन में रहते हुए आपको कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी से लोग इधर के उधर जाते हैं और ये तो खास तौर पर सीजन है। बीजेपी का सिटिंग MP था हिसार का, कांग्रेस में भाग गया, कांग्रेस के रवनीत बिट्टू मेरा थे। सवाल है कि आपको कमज़ोर करने की कोशिश हुई या नहीं हुई? आप मुझे ये बताओ, कौन सी एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करती है? कोई भी नहीं करती, अलायंस में रह के भी नहीं करती, नॉन अलायंस में भी नहीं करती। बीजेपी से लोग हमारे संगठन में है, हमारे संगठन से लोग उनके पास गए। आपके तो सारे विधायकों को, 4 विधायक आई थिंक उनको अभी जब क्या है ना सरकार पलटी तो आपके 4 विधायक उनके तरफ थे। तो आज भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि हमारा कोई विधायक पार्टी से डिसेंट कर नहीं गया। पार्टी ने व्हिप जारी किया, सबने व्हिप फॉलो किया। दिल्ली में आपकी कोई मीटिंग थी, यहाँ नहीं पहुंचे थे लोग? मीटिंग PAC की थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, जिसके 2 विधायक मेंबर थे, दोनों यहाँ मौजूद थे। एक सेशन और बाकी कहा ना सीजन अब आया है, सीजन तो आ गया ना, तो अब पलटी मारने का सीजन क्या है। पता उनके हमारे पास आ जाए, हमारे उनके पास चले जाए। ये तो पॉलिटिकल सीजन होता है, चुनाव के पास का दौर। ये तो नहीं हुआ ना कि बीच बिचाले शिवसेना की तरह, NCP की तरह पार्टी टूट के चली गई हो। अब आते हैं हम लोग थोड़ा नेशनल सवालों पे। अभी तक हम लोग हरियाणा के इर्द गिर्द घूम रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आया है, बहुत गंभीर इशू है, जो छिपा हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली किसी को पता नहीं था, आम लोगों को पता नहीं कौन किसको पैसा दे रहा है, तो सवाल छिपा ही होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। भले ही कितना भी सरकारी लोग कह लें कि बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, उस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत गंभीर इशू है। और जिस तरह के डाटा आए हैं और जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के बाद जिस तरह से कंपनीज और पार्टीज का रेलेवेंस मिला है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट
इशू है न सीरियस इन्वेस्टिगेटिव इशू। कई जगह ये देखा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द सेंटर और द स्टेट रेड्स एंड वीक्स आफ्टर देयर इज इलेक्टोरल बॉन्ड गिवन। इसका मतलब तो फिर जिस चीज़ की बात प्रधानमंत्री करा करते थे, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा करप्शन इस चीज़ में आई है। एंड आई थिंक ही शुड ऑल्सो टेक इट एज अ सीरियस नोट, क्योंकि आज देश को आपको बताना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जिस करप्शन हटाने की बात करते थे वहाँ यहाँ पे वो नहीं, नाकाम साबित अगर इस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के उपयोग के बाद इस तरह के बॉन्ड्स ट्रांसफर हुए, मैं तो आज अखबार में पढ़ रहा था, कोई केजरीवाल जी ने भी कहा है कि उन वाले लिकर गेट के अंदर कोई कंपनी थी, ग्रुप ने जो भी ग्रुप कंपनी थी उसने कहीं ना कहीं पैसा ट्रांसफर किया बीजेपी को भी। अगर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इज लुकिंग इनटू द मैटर एंड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। तो क्या दुष्यंत चौटाला इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चुनाव में उठाएंगे? बिल्कुल, क्यों छोड़ेंगे। आज कोई इशू है और इशू ऐसा है जिसके ऊपर जनता आपसे जवाब मांग रही है, आप कैसे छोड़ोगे? ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सबको सरकारी एजेंसी, जांच एजेंसियां, इनके बारे में बड़ा विपक्ष कहता है कि तोता है, कभी कहा जाता है कि हम विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? हम तो दुष्यंत चौटाला क्या सोचते हैं? हम तो भुगत चुके हैं। माई फादर वॉज बिहाइंड बार्स फॉर 10 years बाय दिस एजेंसी कॉल्ड सीबीआई। आज भी केस झेल रहे हैं। तो इसलिए क्या आज तक के देश के इतिहास के अंदर इमरजेंसी हो या इमरजेंसी से बाद से लेकर आज तक का दौर हो, investigating agencies have always been utilized by the people in power, either be of the state or be of the center. इसीलिए कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के ऊपर खुद बहुत सारे आरोप हैं। आपको मेरे साथ बैठे 15-20 मिनट तो हो गए, आपने एक सवाल भी मेरे के जवाब में ये सुना मैं कांग्रेस पे आक्रामक हूँ? कांग्रेस सरकार में नहीं है ना, तो आक्रामक कैसे होइएगा? अरे हमने तो भुगता है। अभी तो आप थोड़ा सा गए थे, जब पुरानी बातें ताज़ा हुई तो आप गए, जो भुगता है आपने। हमने तो भुगता है, तो उसी से आप सीख कर शायद अब बीजेपी पे आक्रामक नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप कि कहीं आप पे बीजेपी ईडी सीबीआई ना लगा दे। ना मैं डरता इन चीजों से और ना मैं डरूंगा। अगर मैंने काम 4.5 साल ईमानदारी से किया है तभी प्रदेश बढ़ा है। अगर मैं रेवेन्यू डबल कर चुका हूँ, अगर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट को 7 गुना ज़्यादा बढ़ा चुका हूँ, तो आई हैव सक्सीडेड इन माई टेन्योर। और चुनाव में आऊँगा तो वो विषय लेके आऊँगा कि जो काम हमने करके दिखाए। एजेंसीज कब किसके पीछे पड़ जाए, इस आज प्रेस के साथी तो फिर भी डर के छोड़ दे, पॉलिटिकल आदमी तो छोड़ भी नहीं सकता काम। आपकी क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल उठता है, ये शायद पता नहीं आपको किसी ने कहा या नहीं। एक सवाल ये उठता है कि 2019 का जब आप चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो आपकी माता जी कि हम लोग कवर कर रहे थे, तो आप लोग बीजेपी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे। आपका कोई एक बयान था जिसमें कहा गया था कि हम लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, और लेकिन आप बीजेपी के साथ गए। दूसरा क्रेडिबिलिटी का सवाल ये उठता है कि आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए। तीसरा क्रेडिबिलिटी का सवाल ये उठता है कि आपके परिवार में, जब आप क्योंकि डिप्टी सीएम ही आपको बनना था, तो शायद आप पहले भी बन सकते थे, जिस तरह के आपका पारिवारिक पिताजी के जेल जाने के बाद चीज़ें चल रही थी, तो आपका क्योंकि आपके पास ऑप्शन था वो सारा, लेकिन आप वो परिवार भी आप संभाल नहीं पाए। क्योंकि हम लोग बहुत, जो आपकी जनता भी है, चाहे देश की जनता, वो बहुत इमोशनल है। आप उसको इमोशनल तरीके से लोग लेते हैं, लोग पारिवारिक बातों को देखते हैं। आपने भी शुरुआत में कहा कि आपके काम करने के बाद भी लोग हरा देते हैं और नहीं करने वाला भी सरकार में होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये इस सवाल का आप जवाब किस तरह देंगे कि क्रेडिबिलिटी का एक सवाल दुष्यंत चौटाला को लेकर है, तो दुष्यंत आप किस तरह से जवाब देंगे इसको? तथ्य आपने रखे, मैं बिल्कुल उनसे डेफर करता हूं। मेरी क्रेडिबिलिटी 4.5 साल की प्रदेश में मेरी वर्किंग है, बड़ी अच्छी करी, प्रदेश को हर तरीके से उठाया। आप कहते हैं कि हमने परिवार छोड़ दिया, आईएनएलडी छोड़ दी, आपके फैक्ट्स छोड़ दिया, मैंने शब्द नहीं इस्तेमाल किया। हाँ, आप संभाल नहीं पाए। अरे मैं तो छोटा था सबसे सदस्य। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके आदेश अनुसार सबसे पहले मुझे पार्टी से निकाला, उसी दिन दिग्विजय सिंह को निकाला, 1 हफ्ते बाद अजय सिंह चौटाला जी को निकाला। हमने नहीं छोड़ी, हमें निकाला और हमने एक नई शुरुआत करी। दूसरी चीज, मेरे विधायक,
हमारे आज भी 10 विधायक, मैं शुरू में भी कह दी, आज भी कह दिया, पार्टी लाइन पे फिर भी स्टेबल है। हाँ, डिसेंटिंग हो सकता है, कोई किसी चीज़ पे मत अलग हो सकता है, पर पार्टी लाइन से अलग अभी तक कोई भी विधानसभा में नहीं गया। और तीसरी चीज़ कि 10 में तो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। आपने बीजेपी का विरोध किया, मैंने कांग्रेस का भी विरोध किया, तो जेन्युइन रीजन था आपके मैंने पास। आईएनएलडी का भी विरोध किया। 1 एमएलए आईएनएलडी के पास था, 30 एमएलए कांग्रेस, 31 एमएलए कांग्रेस के पास थे और 40 बीजेपी के पास। क्या हम स्टेट में एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाए? 4.5 साल। अगर हम बाहर बैठते तो भी बीजेपी सरकार चलाती। क्या हमारे घोषणा पत्र की जो घोषणाओं को हम पूरा करा पाए हरियाणा की जनता के लिए, उसको फुलफिल कर पाते? कभी नहीं कर पाते। क्रेडिबिलिटी की बात जब आती है तो क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा शब्द है। आई एम अ क्रेडिबल मैन एंड वी हैव अ क्रेडिबल पार्टी जिसने वादे करे पूरे करे। चलिए, तो हम लोग खत्म करते हैं। इससे पहले आपसे एक सवाल और जवाब होगा, वो सिर्फ एक शब्द में आपको डिस्क्राइब करना है। मैं कुछ नाम लूंगा आपके सामने, उनको आपको एक शब्द में बताना है उनके बारे में। शुरुआत करते हैं आपसे ही, दुष्यंत चौटाला। क्रेडिबल। अच्छा है, मुझ पे भी मेरा तीर चलाया गया है, ठीक है। नरेंद्र मोदी। पैशनेट। अभी भी तारीफ। राहुल गांधी। डिक्शनरी में ढूंढना पड़ेगा कोई तारीफ का शब्द। मनोहर लाल खट्टर। हार्ड वर्किंग। हुडा परिवार या हुडा जी। मच्योर। किसी के बारे में पूछा, नेवर क्रिटिसाइज और यूज अ रॉन्ग वर्ड फॉर अ पर्सन। मैं ये राहुल मानता गांधी को हूँ। क्रिटिसाइज करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करते हैं आप। नहीं। अगर पैशनेट कह रहे हैं तो राहुल गांधी के बारे में लोग कहेंगे भाई पैशनेट मैं चल रहे हैं, ये कह सकता है लोग। मैं अमेरिका में पढ़ा था और मैंने देखा है बुरी चमड़ी की क्या वैल्यू थी वहाँ और आज क्या वैल्यू है। फर्क तो पड़ा है। ही हैज़ दैट पैशन। चाहे उनको वीज़ा ना दिया उस समय, अब वीज़ा मिल गया तो अपनी पहचान तो बनाएगी ना। मगर हाँ, देश की बात आती है, देयर आर थिंग्स विच वी विल स्टैंड अगेंस्ट, वी हैव स्टूड अगेंस्ट। मैं भी उनके साथ था तो भी उनको पत्र लिखे हुए हैं। किसान आंदोलन की बात हो और विषयों की बात, आई हैव रिटन लेटर्स टू हिम। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।